आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड यानी बीए सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर, जिसका हमने कल पढ़ा था अधिकार का पहला भाग और आज हम पढ़ेंगे अधिकार का दूसरा भाग। अधिकार, जो 6 अधिकार हमें दिए गए हैं, उनसे संबंधित और भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी आज हम पढ़ेंगे। और राजनीति विज्ञान के लिए, या यूं कह सकते हैं कि किसी भी तरह की जो एग्जाम होती है उनमें राइट्स में से यानी अधिकार जो टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और कई बार कई तरह के घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। आपके जो बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न आता ही है, तो इसको हम कैसे हैंडल करना है, किस प्रकार हमें संक्षेप में बहुत अधिक अच्छे तरीके से लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ साथ आपके लिए यानी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस अपलोड हो रही है। टेलीग्राम चैनल भी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न आता है इसमें, एक निवारक निरोध क्या है, प्रश्न आ जाता है, बहुत बार आ जाता है, पिछली बार भी आ गया था और इससे पहले भी आया था। तो निवारक निरोध का प्रश्न जो है वो चाहे छोटा आए, पिछले साल छोटा आया था, इस साल बड़ा प्रश्न आ सकता है। तो इसमें हमें क्या देखना है, निवारक निरोध की बात क्या है। निवारक निरोध जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 है, उसके चौथे खंड में निवारक निरोध की बात की गई। अब निवारक निरोध है क्या, और यह सबसे अधिक विवादास्पद धारा है, सबसे अधिक विवादास्पद अनुच्छेद है। इसकी संविधान में कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन वास्तव में निवारक निरोध क्या है? वास्तव में निवारक निरोध यह है कि किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पहले और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नजरबंदी है। अगर मान लो कोई भी काम होता है, यानी जैसे मान लो उससे पहले ही अपराधी को बंद करना, यानी अपराधी को जो है वो नजरबंद कर देना ताकि किसी प्रकार का अपराध हो ही नहीं। तो कुछ समय के लिए जो है उसे हिरासत में ले लिया जाता है। कुछ जो नामी अपराधी होते हैं, उन अपराधियों को जहां कहीं भी, जैसे चुनाव का समय होता है या कोई और अन्य जो कार्यक्रम होता है, तो उस समय क्या किया जाता है कि उन लोगों को पकड़ करके और हिरासत में ले लिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य लगभग जो अभी वर्तमान में इसमें इसके 2 महीना है, तो और कम से कम जो है 1 माह है, यानी 15 दिन से लेकर के 1 माह तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है, ताकि क्या है कि इस प्रकार का कोई यानी वो गड़बड़ ही ना करे, इसी प्रकार का कोई अपराध ही नहीं करे। तो निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, अपराध से रोकना है। अपराध से रोकने के लिए क्या होता है कि उसे पहले ही प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और निवारक निरोध है वो सामान्य काल में भी और संकट काल में भी, दोनों स्थितियों में लागू है। सबसे विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल में भी और संकट काल में भी, दोनों में लागू है। लेकिन जैसे मान लो अमेरिका जैसे देश है, वहां पर तो संकट काल में लागू होता है। संकट काल के समय क्या करते हैं कि उन अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अपने यहाँ सामान्य काल में भी उसे बंद किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो उसे बंद किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक राज्यों में केवल युद्ध काल के समय इसका आश्रय लिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में युद्ध और शांति दोनों के समय जो है निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है, ताकि इस प्रकार का अपराध पनपे ही नहीं। तो निवारक निरोध का मतलब है पहले से ही इसके लिए कानून बना दिया जाना, उसे नियंत्रित कर दिया जाना। अब जैसे निवारक निरोध के अंतर्गत बहुत सारे कानून बने हुए हैं। जैसे 1950 से 1969 तक एक कानून बना था, निवारक निरोध, निवारक नजरबंदी अधिनियम। एक बना था आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको मिसा कहा जाता है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि मिसा जो अधिनियम है वो कब बना, और वो बना था 1971 में, और 1979 में स्वतः ही वो समाप्त हो गया था। 1971 में बना था और अप्रैल 1979 में वो समाप्त हो गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब बना? 1981 में बना। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियों निरोधक कानून, जिसको टाडा कहा जाता है, टाडा बना था 1985 में। कब बना था? 1985 में बना था, 1995 तक रहा था, 1995 के बाद ये निरस्त हुआ। इसके बाद आतंकवाद निरोधक कानून, जिसको पोटा कहा जाता है, और ये पोटा कब बना था? 2002 में बना था, 2004 तक चला था। 21 सितंबर 2004 को पोटा को निरस्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, छोटे छोटे प्रश्नों में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पोटा को निरस्त कब किया गया? आतंकवाद निरोधक जो कानून है, इसको कब निरस्त किया गया? 21 सितंबर 2004 को। और बना कब था? 2002 से।
तो मिसा क्या है, देखिए मिसा के बारे में 1971 से अप्रैल 1979 तक रहा था। मिसा जो है 1975 में घोषित आपातकाल के अंतर्गत तो निवारक निरोध और मिसा की व्यवस्था बहुत अधिक इसका दुरुपयोग किया गया था। इसलिए निवारक निरोध और मिसा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि मिसा के आधार पर जो है लोगों को बंद करना और भी कई तरह की जो है नाजायज गतिविधियां होना शुरू हो गई थी, जिसकी जो है भर्त्सना की गई। और भर्त्सना की गई तो पूरे देश में जब भर्त्सना हुई तब 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कुछ ऐसे प्रबंध किए गए जिसमें यह कहा गया कि शासक वर्ग जो है निवारक निरोध कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। इसके लिए 1971 में जारी किया गया जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो मिसा है वो 44वें संविधान संशोधन के प्रतिकूल था, इसलिए अप्रैल 1979 में इसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसके प्रतिकूल था, इसलिए इसको 1979 में रद्द कर दिया। 1971 में बना था, 1979 में ये रद्द कर दिया, क्योंकि लोग जो है इसका अधिकारी या जो सरकार है वो इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था। ये ऐसे कानून आर्थिक सुरक्षा क्षेत्र में भी बने हैं। आर्थिक क्षेत्र में जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बने हैं, इसमें पहला कानून बना था विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम, जो 1974 में बना था। ये प्रश्न आपके आ सकते हैं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोधक जो अधिनियम है वो कब बना? 1974 में बना। 1974 में ये 19 दिसंबर 1974 से लागू हुआ और 13 जुलाई 1984 तक ये रहा। और फिर क्या हुआ कि इसके आधार पर इस अधिनियम को संशोधित भी किया गया। संशोधित करके और तस्करों के लिए नजरबंदी की सीमा 1 वर्ष से बढ़ा करके 2 वर्ष कर दी गई। अभी क्या है कि इसकी सीमा है वो कितनी है? 1984 से 2 वर्ष है। यानी अगर मान लो विदेशी मुद्रा संरक्षण या तस्करी में कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसे 2 वर्ष तक जो है वो जेल में रखा जा सकता है और नजरबंद रखा जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में एक बना था गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश, जो कि 2004 में आया था। कब आया था? 2004 में। 2004 में जब कोटा कानून समाप्त हुआ था, आतंकवाद निरोधक कानून जब समाप्त हुआ था, तो उसके स्थान पर क्या है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता का अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक आदेश जारी किया गया। गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक आदेश जो है वो जारी किया गया और ये कानून पहले तो 1967 में आ गया था। पहले तो 1967 में बना था लेकिन उस समय लागू नहीं हुआ। और क्या हुआ कि 2 सितंबर 2004 में इसमें 54 प्रकार के संशोधन हुए और फिर इस अध्यादेश को जो है 2004 में जो है इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। और इस अध्यादेश में रद्द किए गए जो पोटा कानून है, उन कानूनों में से पोटा के कई कानून है उसमें शामिल कर दिए गए। गैर कानूनी गतिविधियां निरंतर निवारण अध्यादेश है, उसमें पोटा के बहुत सारे जो कानून है, बहुत सारी गतिविधियां हैं वो इसमें शामिल थी। तो ये गैर कानूनी गतिविधियां निवारण जो अध्यादेश है वो 2004 में लागू हुआ था। अब निवारक निरोध कानून की आलोचना भी की गई है, जैसे मिसा है, टाटा है, पोटा है, ये जो कानून है इन कानूनों की आलोचना भी की गई है। अब आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि 2 महीने की नजरबंदी का समय अधिक है। इसमें जो समय सीमा है 2 महीने की जो समय सीमा है वो ज्यादा है। यह अवधि 15 दिन या अधिक से अधिक 1 महीना होनी चाहिए। कहने का अर्थ क्या है? यह अवधि 1 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 महीने की ज्यादा है। व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की अवधि में शारीरिक यातना दी जा सकती है, इससे बचाव का कोई उपाय नहीं है। जैसे मान लो अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसे शारीरिक यातना भी दी जा सकती है, इसके लिए कोई कानून बना हुआ नहीं है, उसमें कोई नहीं है। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि ये असफलताओं का शिरोमणि है। बख्शी टिकमचंद ने इसको दमन और निरंकुशता का पत्र कहा है। किसको? निवारक निरोध जो अधिनियम बने हैं, जैसे मिसा है, टाडा है, पोटा है, ये बने, इनको दमन और निरंकुशता का पत्र भी कहा है। इसके अलावा देखिए, निरोध की अवधि में बंदियों के परिवार के भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें यह नहीं है कि भाई उनका जो, जैसे मान लो किसी को बंदी बना लिया गया है तो उसके पीछे से उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसके संबंध में कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। शांति काल में निवारक निरोध के उपयोग को रोकने या दलीय हितों के लिए इसका उपयोग करने से रोकने की व्यवस्था नहीं है। अब शांति काल में निवारक निरोध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शांति काल में भी इसको अपनाया जा सकता है, जो कि ठीक नहीं है। अब निवारक निरोध कानून जो है इसका औचित्य क्या है? ये जब आपको पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले इसके कौन कौन से कानून बने, उसकी आलोचना क्या है, फिर उसका औचित्य क्या है, उसका महत्व क्या है, ये हमें बताना जरूरी होता है। तो निवारक निरोध की व्यवस्था कुछ आलोचनाओं के बावजूद भी इसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान निर्माण के समय ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसमें क्या है कि उन परिस्थितियों में निवारक निरोध की व्यवस्था करना आवश्यक था और उपयोगी था। संविधान निर्माताओं ने
जो इस तथ्य से उनकी जानकारी थी कि अपनी विध्वंसकारी करतूतों से देश की स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है और उन विध्वंसकारी कार्यों पर रोक लगाने के लिए ही ये निवारक निरोध कानूनों की व्यवस्था की गई, जो कि संविधान के प्रतिकूल नहीं था। वर्तमान समय में यदि मान लो इनकी आवश्यकता नहीं रहती है तो इनमें जो है संशोधन किया जा सकता है, इसको और भी ढीला किया जा सकता है। दो अधिकार हम पढ़ चुके थे। तीसरा हमारा अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार का शोषण है वो नहीं होना चाहिए। जैसे मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार प्रथा पर रोक, अनुच्छेद 23(1) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 23(1) में लिखा हुआ है कि पहले जैसे आदमी को बेचना या आदमी से बेगार करवाना, बिना पैसे के आदमी को रखना, ये सारी जो है व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई है। मनुष्यों का क्रय विक्रय और बेगार प्रथा या जबरदस्ती लिया हुआ कोई भी श्रम है निषिद्ध है और दंडनीय अपराध है। ये अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है छोटे बालक जो होते हैं 14 वर्ष से कम के जो होते हैं, उन बच्चों को कारखानों या खानों में या जोखिम भरा काम नहीं करवाया जा सकता, लेकिन उनसे संबंधित जो हल्का फुल्का काम जरूर लिया जा सकता है। लेकिन उनसे क्या है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों को किसी कारखाने में या जोखिम भरे काम नहीं करवाया जा सकता। ये अनुच्छेद 24 बात करता है। चौथा जो हमारा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें 25 से 28 तक है। कहां से है? 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसके अंतर्गत क्या है, देखिए पहली बात है अंत्यकरण की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। अंत्यकरण की स्वतंत्रता का मतलब है अनुच्छेद 25 यानी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अंतर्गत अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यक्ति को अपने अंत्यकरण की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म अंगीकार कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, उसके प्रचार करने का उसको अधिकार है, लेकिन गलत प्रचार नहीं कर सकता, दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर सकता। सिखों के द्वारा जो कृपाण रखना, जो कटार रखते हैं, और वो धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यानी जो है उनको ये जो कटार रखने का उनका अधिकार है। धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 है। धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की कौन कौन सी? जैसे धार्मिक संस्था है या कोई दान से स्थापित कोई सार्वजनिक सेवा संस्थान है, उनकी स्थापना और पोषण करने का व्यक्ति को अधिकार है। वे कोई धार्मिक संस्थान का पोषण कर सकता है। सरकार नहीं करती, लेकिन जो आदमी है वो निजी तौर पर जो है उसका पोषण कर सकता है। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार है। व्यक्ति कौन से धर्म को मानता है, कौन से धर्म की उपासना करता है, ये स्वयं के विवेक पर आधारित वो आदमी स्वतंत्र है। चल और अचल संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। जैसे व्यक्ति जो है अपने पास में जो संपत्ति रखता है उसका स्वामी वही रहता है और उसे खर्च करने का अधिकार भी उसका ही है। उस संपत्ति का विधि के द्वारा संचालन करने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 का एक उपसिद्धांत है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट अनुच्छेद 27 में है। धार्मिक व्यय पर यदि वो कोई पैसे देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये भी एक छूट की बात लिखी गई है, यानी ये भी उसका अधिकार है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य है और जिससे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना होता है। यानी जैसे मान लो भारत में जो राज्य सरकार या कोई भी सरकार है वह किसी धर्म विशेष की संस्था को वो संचालित नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 28 में ये लिखा हुआ है कि राजकीय निधि से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। राजकीय या राजकीय निधि से किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का ही पालन किया जाएगा। पांचवा जो हमारा अधिकार है वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। यह हमारे संविधान के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है, 29 में क्या लिखा हुआ है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और अपने कृत्य को, अपने कार्य को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। और यह भी लिखा हुआ है कि किसी राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार का मूल, वंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में यह बात लिखी हुई है कि किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित सभी वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं में संस्थापन और उनके प्रशासन का अधिकार है। यानी व्यक्ति जो है वो अपनी रुचि के अनुसार किसी भी धर्म या भाषा से संबंधित अध्ययन है वो कर सकता है।
अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट अधिकार है अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संविधान की आत्मा भी कहलाता है। संविधान के मूल अधिकारों के उल्लेख में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मूल अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। और संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस व्यक्ति के अधिकारों को वापस न्यायालय दिला सकता है, हनन होने से रोका जा सकता है। अंबेडकर ने यह बात कही थी कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं ये कहूंगा कि अनुच्छेद 32 को छोड़कर, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान का हृदय और आत्मा है। यानी अनुच्छेद 32 के बिना सारा संविधान जो है वो शून्य हो जाएगा, ये अंबेडकर ने कहा था। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्ति के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के लेख देता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। उनमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबिस कॉर्पस भी कहा जाता है। हैबिस कॉर्पस में क्या होता है, इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया। अगर कोई व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो वह अपने न्यायालय में शरण ले सकता है। और न्यायालय क्या करता है, बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करके दोनों पक्षों की बात सुन करके और न्यायालय इस बात का निर्णय करे कि नजरबंदी वैध है या अवैध है। अगर किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जाता है या उसे अरेस्ट किया जाता है तो व्यक्ति का अधिकार है कि उसे बताया जाना जरूरी है कि उसे क्यों बंदी बनाया गया है। अब बंदी बनाने के पीछे वह अपना बचाव करने के लिए जो है वो स्वयं जो है वो न्यायालय की शरण ले सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अलावा परमादेश होता है। जैसे ये छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, ये जैसे लघुतरात्मक वाले प्रश्न आ जाते हैं इनमें से कि परमादेश क्या है। परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों की पालना करें। कर्तव्यों की पालना करने के लिए जो आदेश किए जाते हैं वो परमादेश होते हैं। इसके अलावा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध कब जारी होता है, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो निम्न न्यायालय है उनके अधीनस्थ जो न्यायालय है या अर्ध न्यायिक जो न्यायाधिकरण है उनको जारी किया जाता है, ताकि उनसे यह कहा जाता है कि इस मामले में यहां कार्रवाई नहीं करे क्योंकि यह मामला उसके क्षेत्र से बाहर का है। जब जैसे मान लो निम्न न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है, उनके अधिकार क्षेत्र का कोई मामला नहीं होता है तो उच्च न्यायालय जो है उन्हें ये लिख सकता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसलिए आप इसे उच्च न्यायालय में ही ट्रांसफर किया जाए। उत्प्रेषण देखिए, उत्प्रेषण क्या है। उत्प्रेषण यह आज्ञा पत्र अधिकांश किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। कोई विवाद है और वो छोटे न्यायालय से बड़े न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वे अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग नहीं करें और या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग नहीं करें। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते। अगर कोई विवाद है और उससे संबंधित कोई सूचना प्राप्त करनी है तो भी वो उच्च न्यायालय है वो प्राप्त कर सकता है। पांचवा जो होता है वो होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब पुनः अधिकार दिलाना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार है ही नहीं, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि किस आधार पर आप इस पद पर काम कर रहे हो। जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तब तक वे कार्य नहीं कर सकता, उसे रोक दिया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। व्यक्तियों द्वारा साधारण परिस्थितियों में न्यायालयों की शरण लेकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियां जब बन जाती है या जैसे संकट काल की घोषणा कर दी जाती है तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता। जैसे युद्ध होता है या कोई बाहरी आक्रमण होता है, या यूं कह सकते हैं कि अपने देश पर जब आपातकाल होता है तो आपातकाल में हमारे जो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो भी सीमित हो जाते हैं। उनमें से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो सीमित नहीं होता, बाकी अधिकार है वो सीमित हो जाते हैं।
संकट काल में अनुच्छेद 21 द्वारा जो जीवन और शारीरिक स्वाधीनता का जो अधिकार है वो सीमित नहीं होता, बाकी अधिकार सीमित हो जाते हैं। एक जैसे अपन पढ़ रहे थे कि संपत्ति का अधिकार जिसको हटा दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार है क्या, कैसे हटाया गया, इसके बारे में देखते हैं। संपत्ति का अधिकार जो हमारे मूल अधिकार में मूल संविधान में था, लेकिन 1978 तक ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में था। 1950 से लेकर के 1978 तक इसके संबंध में बहुत सारे संशोधन भी हुए और ये सबसे ज्यादा विवाद का विषय भी रहा। और अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। किसमें? अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। अनुच्छेद 31 में यह बात लिखी हुई थी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक विधि का प्राधिकार यानी ऑथोरिटी ऑफ लॉ प्राप्त नहीं कर लिया जाए और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर दी जाए। यानी इस अनुच्छेद के आधार पर तो व्यक्ति जो है वो अपनी मुंह मांगी कीमत ले सकता था, जो कि जैसे मान लो अपनी जिस प्रकार की, जैसे आप किसी की भूमि है और भूमि जो है वो राज्य के हित में काम आनी है, तो सरकार उसका मुआवजा तय करके उस व्यक्ति को दे देती है, जिससे वो व्यक्ति फ्री हो जाता है। लेकिन अगर अनुच्छेद 31 की बात करें तो इसके आधार पर वह व्यक्ति स्वयं मांगता था कि मुझे इतने पैसे दिए जाए। तो इस प्रकार इसे हटाया जाना जरूरी था। इसके लिए हटाए जाने का क्या कारण था? संपत्ति के अधिकार के कुछ प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उनकी व्याख्याएं आर्थिक सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बन रही थी और विशेष रूप से संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित कई प्रावधान थे, जैसे भूमि सुधार कानून है, उनकी क्रियान्विति है और उनको सीमित करने पर भूमि सुधार कार्यक्रमों में रुकावट आ रही थी। पहले तो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए बहुत सारे संशोधन किए गए। 1951 में हुआ, चौथा संशोधन 55 में हुआ, 24वां संशोधन 1971 में हुआ, 25वां 1971 में हुआ। यानी ये संशोधन हुए इसको संशोधित करने के लिए। 29वां संशोधन हुआ 1972 में, 34वां संशोधन हुआ 1974 में। जब इन संवैधानिक संशोधनों के बावजूद भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति में बाधाएं रही, तब क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1979 के आधार पर क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं रहकर के उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है उसकी क्या स्थिति है? 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं रहेगा। संपत्ति के अधिकार के संबंध में 44वां संविधान संशोधन अप्रैल 1979 से ये व्यवस्था कर दी गई है। अब ये क्या व्यवस्था है? 1979 से ये व्यवस्था है कि भारतीय राज्य व्यवस्था संपत्ति का अधिकार अब एक मूल अधिकार नहीं केवल कानूनी अधिकार है, ये बात है। दूसरी बात है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में नहीं रहने पर भी कानूनी प्रक्रिया के बिना शासन द्वारा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नहीं छीना जा सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई पूर्ति नहीं की जाती है और चाहे जिसकी जमीन छीन ली जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, व्यक्ति उसका मालिक रहेगा, उसे सरकार जो है उचित मुआवजा देगी। और जिन व्यक्तियों के पास भूमि सीमाकरण कानून की सीमा के भीतर भूमि है और इस भूमि पर वो खुद कृषि करते हैं, तो बाजार मूल्य के आधार पर उसका मुआवजा दिया जाएगा और व्यक्तियों से वो भूमि राज्य के द्वारा ली जाएगी, बिना मुआवजा के नहीं ली जाएगी। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 के में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कहां बनाया गया है? 300 के में बनाया गया है। धन्यवाद आप सभी को, आपने बहुत अच्छे से सुना और इसी प्रकार आप तैयारी करते रहिएगा ताकि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कमांड भी बहुत अच्छा हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।